ओके, तो पिछले क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और हम लोग बेसिक्स को अब तक सीख चुके थे। काफ़ी बेसिक्स को हमने देख लिया है। हमने देख लिया है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने लेंज लॉ को समझ लिया है, हमने सिंपल लूप जनरेटर को समझ लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि जो चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से कहा करते थे कि किसी भी जनरेटर के आर्मेचर में, उसके आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल यानी एसी ही जनरेट होता है, इन चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था, चाहे वो मैथमेटिकली या ग्राफिकली या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से, और अल्टीमेटली अब हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जनरेटर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिकल जनरेटर में आपने देखा कि ये जनरेटर का सेक्शनल व्यू है, यानी जनरेटर को कट करके और आपको उसके अंदर की चीज़ें यहाँ डिस्प्ले में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये जनरेटर के आउटर बॉडी को कट करके इसके सेक्शनल व्यू को आपको दिखाया गया है, सो दैट कि इसके कंस्ट्रक्शन को समझने में सहूलियत हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं और कैसे उन चीज़ों को कहाँ कहाँ हम प्लेस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को जानना कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस मशीन के अंदर लगे हुए हैं। फिर फर्दर उनका हम लोग फंक्शन जानते हैं कि इनका इंडिविजुअली सबका फंक्शन क्या है, और अल्टीमेटली हमें यह भी जानना होता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके ऑपरेशन का, और जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन इक्विपमेंट को, जिन जिन पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, ये भी हमें कंस्ट्रक्शन में देखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन किसी मशीन का बहुत इलाबोरेटिव होता है, और हम लोग इलाबोरेट स्ट्रक्चर देखते हैं अपने डिटेल्स से उसे हम उसका डिटेल्स जानना चाहते हैं हम लोग, और उससे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर में आ चुके थे, और प्रैक्टिकल जनरेटर में हमने देखा कि ये प्रैक्टिकल जनरेटर का सेक्शनल व्यू है, जहाँ मशीन को कट करके उसके इनर व्यू को हमने यहाँ पे दिखाया है। और हमने देखा है कि इसेंशियली यहाँ पे बेसिक इसेंशियल पार्ट्स जो हैं, ऑलमोस्ट 7 बेसिक इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। किसी भी मशीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे बड़े इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। हम लोग अगर एक एक इक्विपमेंट को गिनने लगे तो वाकई में बहुत सारे इक्विपमेंट्स किसी एक मशीन के अंदर, रोटरी मशीन के अंदर, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो या कोई स्टैटिक डिवाइस भी हो, ये तो रोटरी डिवाइस है, कोई स्टैटिक डिवाइस भी हो तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे। लेकिन जो बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं ना, जिनके बिना मशीन की वर्किंग हम नहीं करा सकते हैं, उन बेसिक एसेंशियल पार्ट्स को हमने कैटेगराइज किया। तो हमने देखा कि 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स इसके अंदर हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि सिर्फ 7 ही पार्ट्स होंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फास्टनिंग नट्स, फास्टनिंग बोल्ट्स, कनेक्शंस, कनेक्शन लीड्स, कनेक्टिंग लीड्स, रेजर्स, लग्स, बहुत सारी चीज़ें आगे हमें मिलेगा। पार्ट्स बहुत होंगे इसके अंदर, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक एसेंशियल पार्ट्स की, यानी ऐसे पार्ट्स जिनके बिना इस मोटर को या इस जनरेटर को, इस डीसी मशीन को रन कराना पॉसिबल नहीं है, रन करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो पार्ट्स बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं जिनके बिना मशीन को रन करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा कि 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं। कौन कौन से? तो हम लोग जानते हैं कि आउटर फ्रेम, जिसको हम लोग योक कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स को बनाने के लिए सबसे पहले उसका कोर होना चाहिए, यानी पोल कोर। और बाद में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा टारगेट रहता है। जैसे सपोज दैट अब तक आपने जितना भी कुछ देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस इज़ प्रैक्टिकल जनरेटर, यानी एक्चुअल में जो जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लिया था सिंपल लूप जनरेटर का। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल लूप जनरेटर वाकई में होता नहीं है, वाकई में कभी उससे हम लोग जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए वो ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि ABCD करके हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स से हमारी शुरुआत होती है किसी लैंग्वेज को जानने की। अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमने लिया है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम लोग देखेंगे, और फर्दर आगे चल के उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल हो, वर्ड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जिनसे कुछ मीनिंग निकलता हो, उन्हें हम सेंटेंस कहेंगे। और फर्दर पैराग्राफ एंड समथिंग, जो भी चीज़ें हमें लिखनी है और एक्सप्रेस करना है या बोलना है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं ABCD से। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल लूप जनरेटर भी बहुत बेसिक है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कभी ऐसा जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए सिंपल लूप जनरेटर को यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल जनरेटर को, जो रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए करते हैं। तो सिंपल लूप जनरेटर में भी आप सबने देखा होगा कि बहुत सिंपली इस तरह से परमानेंट मैग्नेट हम लोग बना देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपली इस तरह से परमानेंट मैग्नेट हम लोग शो कर देते हैं।
और हम लोग कहते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा होगा। और जाहिर है हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कभी भी हमें पेयर ऑफ पोल्स चाहिए, हमें अगर परमानेंट मैग्नेट भी लेना होगा तो कम से कम 2 लेना होगा, सो दैट कि यहाँ पर पेयर ऑफ पोल्स बन सके और इससे हम लोग मैग्नेटिज्म को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश कर सके स्पेस में। अब यहाँ हम लोग बोल तो देते हैं कि हम लोग ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि फ्लक्स यहाँ इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे स्पेस में होमोजेनस हो, हर जगह फ्लक्स की डेंसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन क्या इस शेप में ऐसा पॉसिबल है हो पाना? आपको कॉइल को अल्टीमेटली जो रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग प्लेस करते हैं ना, उसको इस तरह से सर्कल्स में हम लोग घुमाते हैं। डेफिनेटली रोटेशनल मोशन है तो सर्कल्स में ही घूमेगा हमारा कॉइल, जो भी अगर सिंपल लूप लेते हैं या फर्दर अगर हम लोग मल्टीपल लूप्स लेते हैं, एक से ज़्यादा हम लोग कॉइल्स को लेते हैं। इस सर्कुलर एनिमेशन में अगर हम घुमा रहे हैं कॉइल को, तो इस तरह से क्या यूनिफॉर्म बनेगा कभी मैग्नेटिक फील्ड? जब एक्चुअल मशीन हम लोग लेके चलेंगे ना, इस मशीन को जो हमने सेक्शनल व्यू दिखाया है, इस सेक्शनल व्यू का अगर इधर से हम फ्रंट व्यू लेना चाहेंगे, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में है, अगर इधर से फ्रंट व्यू लेना चाहेंगे तो फ्रंट व्यू हमें अल्टीमेटली कैसा दिखेगा? तो फ्रंट व्यू हमें अल्टीमेटली दिखेगा कुछ इस तरह का। ये मशीन का आउटर यानी योक है, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हम लोग पेयर ऑफ पोल्स को इंक्रीज भी करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और किस तरह से आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में रिलेशन देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे जब इस तरह से बनेगा ना, तो यहाँ अगर हम पोल्स को सिर्फ इस तरह से रख दें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस तरह से रख दें, इस पे कॉइल को माउंट करके, इस तरह से कॉइल को हमने माउंट कर दिया, इस तरह से कॉइल को हमने माउंट कर दिया, ठीक है। कॉइल का माउंट ऐसे करेंगे कॉइल को, और उसमें करंट को ऐसे फ्लो कराएंगे कि हमें पता है कि राइट हैंड कर्व रूल से हम लोग निकाल सकते हैं कि नॉर्थ किधर बनेगा, साउथ किधर बनेगा। तो अगर करंट का फ्लो इस तरह से है इसमें, यानी करंट का फ्लो इस तरह से जा रहा है कॉइल के इस तरफ वाले पोर्शन में, और बैक पोर्शन में उसका उल्टा जा रहा होगा, यानी अगर राइट हैंड कर्व रूल यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है, इधर नॉर्थ बनेगा। इसमें अगर हम लोग इस तरह से प्लेस करें कि यहाँ भी करंट का फ्लो इस तरह से हो, तो यहाँ इसका नॉर्थ नीचे बनेगा, अगर नॉर्थ नीचे बनेगा तो डेफिनेटली साउथ इसका ऊपर बनेगा, यानी करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो। राइट हैंड कर्व रूल से अगर हम रखें इस पर फिंगर्स को, इसके अलोंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन के अलोंग, तो हमें थंब दिखाएगा कि इसका नॉर्थ नीचे बन रहा है, और डेफिनेटली नॉर्थ नीचे बन रहा है तो ऊपर इसका साउथ बनेगा, यानी ये साउथ की तरह एक्ट करेगा, ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ तक जाएगा। लेकिन सोचो तो इस पूरे सर्कुलर स्पेस में, इस मशीन के पूरे सर्कुलर स्पेस में क्या मैग्नेटिज्म इवन है? जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, क्या फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा इस कॉर्नर्स पे, एंड पे? नहीं ना, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। हमने कोर भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और उस कोर पे हमने फील्ड वाइंडिंग को, मैग्नेटिक फील्ड की वाइंडिंग को हमने प्लेस कर दिया, यानी हमने पोल कोर ले लिया, क्योंकि हमें मैग्नेटिक पोल बनाना है और उसके लिए हमने कोर ले लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर क्यों लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, आगे चल के और भी पर्पज आपको पता चलेगा क्यों कोर लेते हैं। तो हमने कोर ले लिया, ठीक है, कोर पे हमने इन कॉइल्स को, इन फील्ड कॉइल्स को प्लेस कर दिया, हमने उसको एनर्जाइज कर दिया, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया। लेकिन सोचो तो इस पूरे स्पेस में मैग्नेटिज्म इवन होगा? कभी नहीं होगा। और हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवन, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट होता है ना, वो आइडियल कंडीशन है। अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट होगा तभी उसका प्रॉपर कॉम्प्यूटेशन करेंगे हम लोग, तो हमें प्रॉपर डीसी मिलेगा। यानी किसी भी हाल में हमें अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट करने पर फोकस करना पड़ेगा। उससे अगर डिस्टॉर्शन होगा वेव शेप में, उस साइन वेव से अगर डेविएशन होगा वेव शेप में, तो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। कॉम्प्यूटेशन के समय भी अगर डीसी मशीन यूज कर रहे हैं या एसी मशीन्स में भी, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्वालिटी है उसमें, फर्दर हम लोग देखेंगे पावर सिस्टम में उसको, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि फ्लक्स को हम लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बेटर तरीका है कि अगर हम एक उसी कोर के मटेरियल का या उससे अलग मटेरियल को लेके अगर हम इस तरह से शू बना दें, जिसको हम लोग पोल शू कहते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगा इस पूरे सर्कुलर स्पेस के अलोंग फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब फ्लक्स के लाइन यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, ठीक है।
ये ड्राइंग तो थोड़ा सा ये लग रहा होगा, अगर बेटर तरीके से हम लोग बनाएं, अगर बेटर तरीके से हम लोग बनाएं ठीक है, ये आपका मशीन हो गया। और मशीन के अंदर पोल कोर को हम लोग जब प्लेस करेंगे तो ये आपका पोल कोर हो गया। आगे देखेंगे हम लोग उसका डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे। पोल कोर हो गया जिससे वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, और इस तरह से अगर बेहतरीन तरीके से पोल शू को हम इस स्पेस में डाल दें तो देखो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है ना वो फुलफिल हो जाएगा। ऑलमोस्ट अब जो है इस पूरे स्पेस में इवन मैग्नेटिज्म हमें मिल जाएगा। अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे साउथ पोल तक इस तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स होंगे, और इस पूरे स्पेस में हमने मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फ्लक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पोल कोर और फर्दर पोल शू को यहाँ पे प्लेस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पोल्स जब भी होगा तो पेयर में होगा। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पोल्स 2 है। 2 से ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंडीशन के हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो ये आपके पोल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, इन पोल्स पे हम लोग कॉइल को प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली उनको पोल कॉइल्स या फील्ड कॉइल्स कहेंगे। पोल कॉइल्स इसलिए कि मैग्नेटिक पोल्स हम लोग बना रहे हैं, और फील्ड कॉइल्स इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका योक है, यहाँ पोल कोर, पोल शू, ये सारे पोल्स हैं। यहाँ मल्टीपल नंबर ऑफ पोल्स हमने लिया है 2 के मल्टीपल में। ठीक है, तो पोल कोर और पोल शू होगा, उस पे पोल कॉइल और फील्ड कॉइल को हम लोग प्लेस करेंगे। ये आपका सेंट्रल शाफ्ट है, जिस शाफ्ट पे इस पूरे रोटर मैकेनिज्म को हमने माउंट किया है। जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम लोग रोटर कहते हैं, और इस पे डेफिनेटली एक आर्मेचर कोर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक पाथ को होता क्या है कि मैग्नेटिज्म को आपको यहाँ पे, मैग्नेटिज्म के पाथ को यहाँ पे होके जाने देना है बीच के स्पेस से। तो होगा क्या कि बीच में जो कंडक्टर्स रखेंगे, अगर उनको हमने कोर पे रखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हमने कोर पे रखा, तो डेफिनेटली ये बेटर परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इस स्पेस में। जो खाली स्पेस था डेफिनेटली वहाँ एयर था, तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को कैरी करने में मुश्किल होगा। अगर हमने कोर को ले लिया यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर को, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इस आर्मेचर कोर से होके गुजरना आसान है, क्योंकि वहाँ हायर परमेबिलिटी मिल रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के वजह से। ठीक है, कोर का और भी बहुत सारा पर्पज है, जो आपका आर्मेचर कोर होगा उसका और भी बहुत सारा पर्पज है, वो हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके डिटेल से। तो यहाँ पे आपका आर्मेचर कोर हो गया। ठीक है, आर्मेचर कोर के ऊपर डेफिनेटली अब कंडक्टर्स को रखेंगे, और सेट ऑफ कंडक्टर्स से आपको पता है कि कॉइल्स बनता है, तो सेट ऑफ कंडक्टर्स को यूज़ करके हम लोग आर्मेचर कॉइल्स को रखेंगे। और एक्चुअली में ये जब रोटर रोटेट करेगा तो आर्मेचर कोर, और उसमें आर्मेचर कोर में ही आगे चल के हम लोग स्टाम्पिंग्स बनाएंगे, उसमें हम लोग स्पेस देंगे इसके आउटर पेरिफेरी पे। उसके आउटर पेरिफेरी पे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से स्लॉट्स बने रहेंगे, और इन स्लॉट्स के बीच में हम कंडक्टर्स को प्लेस करेंगे। तो रोटर में शाफ्ट के अलोंग, शाफ्ट के साथ ये पूरा का पूरा आर्मेचर कोर अपने पूरे कंडक्टर्स के साथ रोटेट करेगा, और जैसे ही रोटेट करेगा वहाँ पे फ्लक्स की कटिंग होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से वहाँ आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने देखा। फिर आपने देखा कि आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, कॉइल्स के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, डेफिनेटली ये रोटरी मशीन है, रोटरी मैकेनिज्म है, तो इस रोटरी सर्किट से बाहर के स्टैटिक सर्किट पे हमें करंट को कन्वे करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वे करना है। तो हमारे पास ये रास्ता है कॉम्यूटेटर का। कॉम्यूटेटर से, ब्रशेस से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में करंट को हम लोग भेजेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कॉम्यूटेटर है। कॉम्यूटेटर का मेन पर्पस क्या है? तो कॉम्यूटेटर का मेन पर्पस है रेक्टिफिकेशन एक्शन प्रोवाइड करना, यानी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, उसको रेक्टिफाई करके उस बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में जाने देना। शाफ्ट पे हमने आर्मेचर कोर को माउंट किया। आर्मेचर कोर में आर्मेचर कंडक्टर्स रहेंगे, और ये पूरा का पूरा आर्मेचर कोर रोटेट करेगा इन कंडक्टर्स के साथ, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर आगे हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग कॉम्यूटेटर को रखते हैं। ठीक है, आगे कॉम्यूटेटर का डिटेल डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो कॉम्यूटेटर को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, और कॉम्यूटेटर से क्या होता है
कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एक्शन हो रहा है, और साथ साथ कम्यूटेटर एक मीडियम है, ये ऐसा मीडियम जहाँ से आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस हुए ईएमएफ की वजह से और बाद में सर्किट क्लोज होने की वजह से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस आर्मेचर के सेगमेंट से होते हुए और फर्दर फिर ब्रश से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वे कर देंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम्यूटेटर होगा। और डेफिनेटली हम लोगों ने ब्रश का मतलब समझा है, ठीक है, कि हमें पता है कि रोटरी सर्किट से स्टेशनरी सर्किट या स्टैटिक सर्किट में अगर हमें करंट को कन्वे करना है, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराना है तो हमें ब्रश की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्रश से ब्रशिंग एक्शन होगा और ब्रशिंग एक्शन से सेगमेंट से होते हुए, कम्यूटेटर के सेगमेंट से होते हुए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होने की वजह से करंट वहाँ से ट्रैवल करके एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। तो डेफिनेटली ब्रशेस चाहिए होंगे। और फर्दर ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो हमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस, इसके अंदर एक फैन लगा रहता है, बताएंगे आपको डिटेल से, तो उसके वजह से फैन के विंड फ्लो होने की वजह से भी एक विंड का फ्रिक्शन भी है, तो विंड के फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस टोटल मैकेनिकल लॉसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन लॉसेस को, रोटेशनल लॉसेस को, मैकेनिकल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बियरिंग्स को भी लगाएंगे, चाहे वो बॉल बियरिंग हो या बड़े मशीन्स में रोलर बियरिंग्स हो, तो उन बियरिंग्स को हम लोग प्लेस करेंगे। यानी हमने इन ओवरऑल मशीन में हमने देखा कि हमें 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स चाहिए। कौन कौन सा? तो पहला पोल कोर, पोल शू, दूसरा पोल कॉइल्स एंड फील्ड कॉइल्स, ठीक है। और उससे भी पहले, सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो योक था, ठीक है। मशीन में जो 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं, अगर प्रॉपर सीक्वेंस से हम लोग देखें तो सबसे पहले आएगा योक, जो कि आपका आउटर फ्रेम है, आउटर बॉडी है, जिसने पूरे मशीन को एक साथ रखा है, पूरे मशीन को होल्ड किए हुए हो, पूरे मशीन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, पूरे मशीन को कवर प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ अपने से होके कंप्लीट होने दे रहा है, यानी मैग्नेटिज्म में भी उसका रोल है। आगे चल के डिटेल से इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, हर एक एसेंशियल पार्ट को देखेंगे। तो जो 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स है, अगर सीक्वेंस से हम लोग अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा योक, उसके बाद पोल कोर और पोल शू, उसके बाद पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स, उसके बाद आर्मेचर कोर, उसके बाद आर्मेचर कॉइल्स और कंडक्टर्स, उसके बाद कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के बाद फर्दर ब्रशेस एंड बियरिंग्स। तो ये 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पिक्चर ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर विजुअलाइज करना पॉसिबल है? ठीक है, ओके। इसमें भी आपको विजुअलाइज करना आसान होगा। ये जब आपके सीनियर्स को मैंने पढ़ाया था कॉलेज में, जब क्लासेस होता था, तो ये बोर्ड पे मैंने चौक से ड्रॉ किया था। इसमें भी विजुअलाइज करना आसान होगा, एक एक पार्ट्स को देख पाना आसान होता है। यहाँ भी आपको पता चल रहा होगा, ये आउटर फ्रेम योक है, ये पोल कोर है, ठीक है। इससे पोल कोर और पोल शू इसके साथ लगा होगा नीचे में, इसके साथ फील्ड कॉइल्स को हम लोग रखेंगे। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर का कोर है, और आर्मेचर के कोर में अलग अलग स्लॉट्स में हमने कंडक्टर्स को रखा है। ये एक सेंट्रल शाफ्ट पे माउंट है, और शाफ्ट पे ही फर्दर इधर जाके कम्यूटेटर माउंट है, कम्यूटेटर पे ब्रशेस होंगे, और ब्रशेस से हम लोग फाइनली ये स्ट्रक्चर, और इससे सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ब्रशेस से होते हुए, कम्यूटेटर सेगमेंट से होते हुए, ब्रशेस से होते हुए फर्दर एक्सटर्नल सर्किट में ले जा पाते हैं। और जब ये योक बन जाएगा, मैंने आपको योक बनाने का प्रोसेस भी बताया है, मैंने आपको योक बनाने का जो प्रोसेस बताया उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग एक स्लैब लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो स्टील हो। अगर छोटे मशीन्स हैं तो चलो कास्ट आयरन से भी काम चल जाएगा, लेकिन बड़े मशीन्स हैं तो वहाँ हमारे लिए एफिशिएंसी मायने रखती है, हमारे लिए परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम लोग हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील को लेते हैं और उसको फर्दर रोलिंग भी करते हैं। रोलिंग करने से क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर ग्रेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और मॉलिक्यूलर ग्रेन्स के अलाइन होने से हाई परमेबल पाथ हमें मिलता है, तो मैग्नेटिज्म हमारे लिए बेटर हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट करा पाना हमारे लिए हमेशा आसान हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को उससे फ्लो करा पाना हमेशा आसान हो जाता है। तो हम लोग रोलिंग कर देते हैं उस स्लैब को, और अल्टीमेटली उसको फिर हम लोग सिलिंड्रिकल मैंड्रेल पे डाल के उसको शेप कर देते हैं, और फिर नीचे जो एक जॉइंट आया उस जॉइंट पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, और बाद में फिर हम लोग ये लेग जिस पे हमने मशीन को माउंट किया है, इन लेग्स को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इस पूरे डिटेल से, और एक एक करके अब हम लोग सारे इक्विपमेंट्स को देखेंगे जो बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने योक कवर कर लिया था। योक में कहाँ तक लिखाए थे पिछले क्लास में? यानी ओके, योक शुड पोजेस सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड शुड हैव हाई परमेबिलिटी। ओके, ठीक है।
स्ट्रेंथ एंड शुड हैव हाई परमेबिलिटी। ओके, नया टॉपिक दे दीजिए, पोल कोर एंड पोल शूज। पोल कोर और पोल शू पे फर्दर। योक तो हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोल कोर और पोल शू को हम लोग बनाते हैं। पोल कोर और पोल शू को बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करेंगे इसके एक स्पेशल शेप और स्पेशल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने लिखी रहेगी लाइंस, तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो लिख लीजिए, पोल कोर्स एंड पोल शूज टॉपिक दे दीजिए। इसमें एम्प्लाइज का साइन दे के लिख लेना है पहले, इस तरह से एम्प्लाइज का साइन देके पॉइंट वाइज लिख लेना है। सबसे पहले लिख लीजिए, द फील्ड मैग्नेट्स कॉन्सिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शूज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि फील्ड मैग्नेट जो होगा ना, फील्ड मैग्नेट के साथ हम लोग पोल कोर और पोल शू को रखेंगे। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए हम लोग बेस में कोर लेके चलेंगे और फर्दर उसको इवनली यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे स्पेस में होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पोल शू को लेके चलेंगे। यानी देखो यहाँ पे एक कंबाइंड स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, मॉडर्न यूजेज में, मॉडर्न मशीन्स में हम लोग एक कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन से पुराने समय में क्या होता था कि अलग अलग भी यूज़ किया जाता था। यानी ये आपका कोर का पोर्शन हो गया, ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, और रेक्टेंगुलर, ये आपका कोर हो गया। इसी पे हम लोग कॉइल्स को वाउंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कोर हो गया। कोर का एक पर्पस मैंने आपको बता दिया है। कोर का एक पर्पस क्या होता है? कोर का एक पर्पस होता है कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर को अगर यूज कर रहे हैं, कॉइल्स को इस तरह से वाउंड कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दर ये इस तरह से जाके ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओपन स्पेस में भी हम लोग कॉइल को वाउंड करते हैं तो वहाँ भी मैग्नेटिज्म बनता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता क्या है कि इस कॉइल के वजह से इस ओपन स्पेस में अगर एयर रहता तो इस ओपन स्पेस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B0 बना है यहाँ पे, इस कॉइल के वजह से, कॉइल में करंट फ्लो कराने की वजह से, और हमें पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो करंट के फ्लो कराने की वजह से इस स्पेस में मान लो अगर एयर था तो इस एयर में अगर फ्लक्स डेंसिटी स्टैब्लिश हुआ इस कॉइल की वजह से B0, तो अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस अलाइनमेंट की वजह से जो छोटे छोटे एटम्स डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे थे, छोटे छोटे एटम्स स्मॉल मैग्नेट्स की तरह एक्ट कर रहे थे। पहले उनका ओरिएंटेशन जिगजैग मैनर में था, सारे एटम एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे थे। इसलिए जब तक मैग्नेटिक फील्ड में हमने नहीं रखा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, हमें कोई एप्रिशिएबल मैग्नेटिज्म नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर को हमने इस कॉइल के अंदर प्लेस किया, यहाँ पहले से ही कॉइल के वजह से मैग्नेटिज्म है, और उस मैग्नेटिज्म, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब क्या होगा, जो छोटे छोटे एटम्स जो डाइपोल बने हुए हैं, जो स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, उन सब का ओरिएंटेशन अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाएगा। और तब क्या होगा, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उस छोटे छोटे मैग्नेट्स के अलाइनमेंट की वजह से, उस छोटे छोटे डाइपोल्स के अलाइनमेंट की वजह से एक फेनोमेनन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोलराइजेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोलराइजेशन। और मैग्नेटिक पोलराइजेशन की वजह से अब ये एप्रिसिएबल मैग्नेटिज्म हमें कोर में दिखने लगेगा, यानी कोर भी खुद में एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा। और चूंकि इंड्यूस होने से इसमें मैग्नेटिज्म आया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो पहले से एयर में इस कॉइल की वजह से ये फ्लक्स डेंसिटी थी, अब कोर के मैग्नेटाइज होने से, कोर के इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से यहाँ BI यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से फ्लक्स डेंसिटी स्टैब्लिश होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह हमने कोर बनाया। और फर्दर पहले हम लोग क्या करते थे कि अलग से इसमें शू को इस तरह से लगाते थे, हम लोग अलग से हम लोग शू को लगाते थे। आगे चल के हम लोग देखेंगे उसमें भी स्ट्रक्चर में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ही में थिन लेमिनेशंस को काटते हैं और फर्दर अटैच कर देते हैं। यानी एक लेमिनेशंस में ये आपका कोर का भी मटेरियल होगा और शू का भी मटेरियल होगा, देखेंगे उसको हम लोग डिटेल से। तो ये हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोल कोर और पोल शू का पोर्शन हो गया। ठीक है, आगे लिख लीजिए पॉइंट्स को, एम्प्लाइज का साइन देके आगे लिख लीजिए। पोल शू के बारे में लिख लीजिए, द पोल शू सर्व टू पर्पजेज। टू पर्पजेज के बाद
कोलन देके डैश दे दीजिए, एक एक करके दोनों पर्पजेज़ को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 2 पर्पजेज़ के बाद इस तरह से कोलन देके डैश दे दीजिए, एक एक करके दोनों पर्पजेज़ को हम लोग लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए दे स्प्रेड आउट। जो पोल शू होंगे ना, डेफिनेटली एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप। दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर गैप में फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को होमोजेनस बनाने के लिए, एयर गैप में फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को होमोजेनस बनाने के लिए हम लोग शू यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जूता की तरह जो निकला पोर्शन है वो शू है। तो ये क्या कर रहा है, तो इसका 2 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ हम लोग देख रहे हैं, पहला पर्पज़ क्या है, तो ये फ्लक्स को स्प्रेड आउट कर देता है पूरे स्पेस में, ठीक है, फैला देता है पूरे स्पेस में। और फ़ायदा हमें मिलेगा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इवन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, होमोजेनस होगा, फ्लक्स डेंसिटी हमें हर जगह इक्वल मिलेगी। तो पहला पर्पज है, ये फ्लक्स को स्प्रेड आउट करता है। सेंटेंस पूरा कर लीजिए, दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप एंड ऑल्सो बीइंग ऑफ BEING लार्जर क्रॉस सेक्शन, कॉमा देके लिख लीजिए, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ठीक है। 2 पर्पजेज हैं, ये पहला पर्पज हमने देखा है, और पहला पर्पज में भी 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो पोल शू जो है ना, पोल शू एक तो स्प्रेड आउट यानी फैला देता है मैग्नेटिक फ्लक्स को उस पूरे एयर में, पूरे स्पेस में, हमें फ़ायदा मिलता है कि हमारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस हो जाएगा। दूसरा क्या है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। पहले क्या था, अगर सिर्फ कोर रहता और सिर्फ कोर पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया होता, यानी मान लो सिर्फ ये पोर्शन रहता, सिर्फ ये कोर का पोर्शन रहता, ठीक है, इस पे कॉइल्स को हमने सिर्फ माउंट किया होता, इस पे सिर्फ कॉइल को हमने माउंट किया होता, तो होता क्या है यहाँ पे कि सिर्फ इतना दूर ही वो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, ना तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्पेस में हुआ है, और होगा क्या कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, सिर्फ इतना दूर तक ही वैलिड है। यानी ये होगा कैसे, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये जो कोर है ना, ये कोर इस तरह से होगा, और इस पे हमने कॉइल्स को ऐसे माउंट किया होगा, ऐसे ले गए होंगे और पीछे से घुमा के ऐसे लाए होंगे फर्दर, और ऐसे इस तरह से कॉइल को हमने माउंट किया होगा, ठीक है। इस माउंटिंग के हिसाब से क्या होगा, अगर हम लोग इमेजिन कर लें कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और इस तरह से लूप में करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से मैग्नेटिज्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इधर आपको ऊपर नॉर्थ दिखेगा, या अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि उल्टा हम लोग इमेजिन कर लें कि करंट का फ्लो इधर से ना होके इधर, क्योंकि हमारा पर्पस है टॉप वाले को नॉर्थ पोल दिखाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मान लो हम लोग ऐसे मान लें कि करंट का फ्लो ऐसे जा रहा है इस ब्लैक वाले एरो के अलॉन्ग, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल, हमें पता चलेगा कि नॉर्थ नीचे बन रहा है। नॉर्थ नीचे बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ और हमें एरिया लेके चलना होगा। यहाँ पे हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, कोर को अगर हम लेके चलें, कॉइल का और कोर का लेंथ कौन सा होगा, एरिया कौन सा होगा, जरा सोचिए। सपोज दैट ये जो लेंथ है ना, ये इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, और ये जो है ना इसको हम लोग मान लेते हैं y, और ये जो है ना इसको मान लेते हैं z, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा आपका एरिया और कौन सा होगा लेंथ। आपका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ किसको लेके चलेंगे। बहुत आसान है कह देना ना कि ये पोल शू जो है ना लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, हम लोग देखेंगे फायदा मिलेगा, वो रिलक्टेंस को कम कर देगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले समझ तो लो कि एरिया है कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है और लेंथ कौन सा है। जैसे सपोज दैट बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए, XY एरिया है, XY एरिया है, अच्छा लेंथ कौन सा है, XYZ तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, 3 पैरामीटर्स को लेंगे, 3 डायमेंशन को, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। आई एम आस्किंग अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमेशा समझना क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो होता क्या है ना, पहले आसान कर देते हैं आपके लिए,
हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस देख रखा है, ठीक है, ECN में। रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक सिलिंड्रिकल मटेरियल ले लिए, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लिए, ठीक है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा ना वो इस रिलेशन से रेजिस्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग कह नहीं सकते किसको लेंथ मान रहे हैं, डिपेंड करेगा सर्किट में हमने कैसे कनेक्ट किया है। जैसे अगर सर्किट में हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिए, अगर सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर दिए तो डेफिनेटली यहां से लेके यहां तक जो होगा वो आपका लेंथ होगा, और डेफिनेटली ये जो सर्कल का जो एरिया होगा ना, जो रेडियस होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो पाई आर स्क्वायर आएगा, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। गॉट दैट? लेकिन इसी को ऐसे ना कनेक्ट करके, यही जो आपका कंडक्टर है उसको सर्किट में ऐसे ना कनेक्ट करके, सर्किट में अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, अब लेंथ कौन सा है, एरिया कौन सा है? यस, डायमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और एरिया एरिया नहीं होगा, अब पाई स्क्वायर एरिया। अब इसका हम लोग ऊपर से जो विजुअलाइज करेंगे ना, आपको ग्राफिक्स में पढ़ाया गया होगा, इसको ऊपर से विजुअलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू इस सिलेंडर का। फर्स्ट एंगल मेथड में टॉप व्यू को हॉरिजॉन्टल प्लेन के हम लोग नीचे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे, ठीक है। कैसा बनेगा, और ये रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। गॉट दैट? आया समझ में? तो सेम मटेरियल में हमने देखा, सेम मटेरियल में ये फॉर्मूला लगाने के लिए सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग क्वांटिटीज को लेना होगा, ठीक है। अब इसी तरह देखो, इसी तरह अगर मान लो इसके जगह ये कंडक्टर सिलिंड्रिकल ना होके कंडक्टर इस तरह का क्यूबिकल शेप का होता तो भी वैसे ही चीजें होती, सिर्फ अंतर होता कि इस केस में हमने पाई आर स्क्वायर लिया क्रॉस सेक्शन एरिया, इस केस में इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल का ये वाला जो लेंथ होगा और ये वाला जो ब्रेड्थ होगा, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे और यहाँ भी चीजें उसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंगली हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो मैग्नेटिज्म हमें क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे ये तो हमने लिया कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हमें मैग्नेटिज्म क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक कॉइल बना देते हैं, यानी एक वायर को लेके इस तरह से ट्विस्ट करके सोलोनाइडल फॉर्म में हमने कॉइल को बना दिया। अब कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ऊपर में अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे में बाहर की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड कर्व रूल से हम लोग निकाल लेंगे कि इधर नॉर्थ पोल बना होगा, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल बना होगा, यहाँ पे अगर बीच में हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के स्लैब को रख रहे हैं, ठीक है, मान लो ये क्यूबिकल स्लैब है, इस क्यूबिकल स्लैब को अगर हमने प्लेस किया, ठीक है, तो देखो यहाँ इस क्यूबिकल स्लैब के लिए यहाँ भी जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंस का रिलेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, उस तरह मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह रोल कौन प्ले करता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो सिमिलरली 1/, अगर हम लोग मीडियम में लेके चल रहे हैं तो म्यू नॉट म्यू आर, और सिर्फ अगर वैक्यूम में लेके चलते हैं तो सिर्फ म्यू नॉट होता, L/A। अब यहां भी देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का नॉर्थ इधर जा रहा है ना, ठीक है, और ऐसे जाके फर्दर अपना पाथ कंप्लीट करेगा, तो इस रास्ते में ऐसे जाके नॉर्थ जाएगा और नॉर्थ फिर अंदर इसके अंदर से ऐसे आएगा, नॉर्थ बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर इसके अंदर से ऐसे ट्रैवल करेगा। तो इसके अंदर से जो ट्रैवल कर रहा है ना उसके लिए लेंथ डेफिनेटली ये है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो रिलक्टेंस है उसके लिए लेंथ ये है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो रेक्टेंगल होगा। आया समझ में? ठीक है, तो यहां देखो, यहां अब ओरिएंटेशन देखो, उस मशीन में हमने कैसे रखा है, तो उस मशीन में आपका कॉइल इस तरह से है,
कॉइल के वजह से अगर मान लो इस ब्लैक के डायरेक्शन में, ब्लैक वाला जो एरो है ना, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो नॉर्थ आपका किधर बनेगा? नीचे ना, मींस इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ना, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो इसका अब लेंथ की तरह कौन ट्रीट होगा? लेंथ की तरह कौन ट्रीट होगा? देखो साफ इजी बना देते हैं। ये कोर को मान लो अगर हमने ऐसे रखा, कोर को अगर हमने ऐसे रखा, ठीक है, और ये आपका है y z x, मान लो इसको z कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, इसको x कह देते हैं, ठीक है। अब देखो सिचुएशन के हिसाब से, जो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया था कि सिचुएशन के हिसाब से वैरी करेंगे चीज़ें। यहाँ कॉइल को हमने कैसे माउंट किया है? यहाँ कॉइल को हमने ऐसे माउंट किया है, कॉइल को हमने ऐसे माउंट किया, और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्थ बनेगा। अब इधर अगर नॉर्थ बन रहा है तो लेंथ कौन सा होगा उसके लिए? जिस तरह यहाँ देखो, यस वाई होगा। यहाँ देखो, यहाँ कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे है तो लेंथ की तरह ये ट्रीट हो रहा है, और डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। कॉइल को हमने ऐसे माउंट किया है, यहाँ कॉइल को हमने ऐसे माउंट किया, तो लेंथ की तरह कौन एक्ट करेगा? वाई ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह कौन एक्ट करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह कौन एक्ट करेगा? जेड इंटू एक्स वाला रेक्टेंगल ना, जेड इंटू एक्स वाला रेक्टेंगल, यस, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है, यहां भी अगर हमने इसके नीचे में, अगर हमने इसके नीचे में शू को भी लगा दिया, पोल शू को, इस तरह से अगर हमने इसके नीचे में पोल शू को लगा दिया, तो देखो हम क्या बढ़ा रहे हैं? हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करने से क्या फायदा हुआ? तो जिस तरह जो काम रेजिस्टेंस का होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना, वही काम मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का होता है, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। तो यहां भी देखो अगर एरिया बढ़ रहा है, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया शू की वजह से, एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा? रिलक्टेंस कम होगा, यानी जो अपोजिशन था फ्लक्स के फ्लो के खिलाफ लगने वाला वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म बेटर होगा आपके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा पाना इजी होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि दो फायदे हैं, दो फायदे में से अभी पहला फायदा हम लोग देख रहे हैं, दो पर्पस है पोल शू को लगाने का। डेफिनेटली साइंस और इंजीनियरिंग में बिना मतलब का हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर रीजन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर पर्पस है। तो यहाँ पोल शू को लगाने का जो पर्पस है, दो पर्पस होगा। अभी हम पहला देख रहे हैं, पहले पर्पस में भी दो चीजें आ रही हैं। पहला तो इसने क्या किया, इसने स्प्रेड कर दिया फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, पहले ही बता चुके हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को स्प्रेड करता है और क्या फायदा मिलता है, तो फ्लक्स आपका इवन होता है, इसने स्प्रेड कर दिया। दूसरा, इसने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने की वजह से रिलक्टेंस कम हो गया। रिलक्टेंस क्या है? तो रिलक्टेंस अपोजिशन है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के खिलाफ लगाता है कोई मटेरियल। किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है रिलक्टेंस, जिसके प्रभाव से, जिसके वर्च्यू से वो अपने से होकर गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। तो यहाँ रिलक्टेंस कम हुआ तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स को के खिलाफ लगने वाला अपोजिशन कम हुआ, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली फ्लो कर पाएगा। तो एक पर्पस आपका, एक फायदा ये भी मिलता है। अब ये आ गया पहला पॉइंट में। अब दूसरा पर्पस हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए उसको, सेकंड वाला, सेकंड पॉइंट देखे इसमें लिख लीजिए, दे सपोर्ट द एक्साइटिंग कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। दे सपोर्ट द एक्साइटिंग कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, ये बहुत आसान है। ये सपोर्ट करेगा एक्साइटिंग कॉइल और फील्ड कॉइल को। कैसे सपोर्ट करेगा? तो मान लो जो टॉप में मैग्नेट है, सिर्फ अगर ये रेड वाला ये रेक्टेंगुलर स्लैब हमने लगाया होता यहाँ पे, सिर्फ हमने ये लगाया होता, अगर शू नहीं लगाते यहाँ पे, मैग्नेटिक पोल शू अगर यहाँ नहीं लगाते और इस पे कॉइल को माउंट करते, तो ग्रेविटी के असर से हो सकता है कॉइल नीचे निकल जाता, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से इसने उसको रोक दिया। इसके स्पेशल स्ट्रक्चर ने, आगे चल के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका।
तो ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कॉइल को हम लोग कैसे माउंट करेंगे, तो कॉइल को हम लोग ऐसे ले जाके माउंट करते हैं। फर्दर ये पीछे से आया इस तरह से, फिर फर्दर ऐसे गया इस तरह से। तो यहाँ पे अगर ये शू वाला पोर्शन नहीं रहता तो ये पूरा नीचे गिर जाता ग्रेविटी के असर से, लेकिन इस तरह से निकले होने की वजह से, इस तरह से स्पेस में बाहर की तरफ आउटवर्ड निकला हुआ है, तो इसने इस पूरे कॉइल को होल्ड करके रखा है। तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, होल्ड करता है कॉइल्स को, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को आपने लिख लिया कि दे सपोर्ट द एक्साइटिंग कॉइल्स एंड होल्ड, या अगले पॉइंट में लिख लो पोल शू helps in holding the coil in its proper place due to its unique shape, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, इस मटेरियल को चाहते तो हम लोग सॉलिड बना सकते थे, ठीक है। अब देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, तो पुराने समय में हम लोग क्या किया करते थे, पुराने समय में कोर अलग बनता था और शू अलग बनता था, और इसको काउंटर संक स्क्रू से हम लोग इसके साथ अटैच कर देते थे। कैसे, तो काउंटर संक जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी खासियत है कि ज़्यादातर केस में हमें नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो सिंक से बना संक, ठीक है, सिंक से बना संक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक? हाँ, यस, डूबना। सिंक का मतलब डूबना। तो यहाँ पे काउंटर संक स्क्रू यूज करेंगे। यानी पुराने समय में क्या होता था, कोर अलग रहता था, कोर लेमिनेटेड भी हो सकता था, सॉलिड भी हो सकता था। लेमिनेटेड का मतलब अभी हम लोग समझेंगे। कोर लेमिनेटेड भी रख सकते थे, सॉलिड भी रख सकते थे, और शू को अलग से लाते थे, इसके साथ अटैच कर देते थे, और नीचे से यहाँ पे स्क्रू हम लोग इसमें लगा देते थे। इस तरह से स्क्रू को हम लोग कस देते थे। ये स्क्रू पूरी की पूरी तरह इसके अंदर डूब गया, यानी स्क्रू का कोई भी पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है, डूब गया, इसीलिए इसका नाम सिंक से बना संक, और हम लोग बोलते हैं काउंटर संक स्क्रूज, ठीक है। तो कभी कभी पुराने समय में हम लोग क्या किया करते थे, कभी कभी कोर सॉलिड भी रखें या कोर लेमिनेटेड भी रखें, दोनों पार्ट को अलग अलग बनाते थे, यानी कोर अलग शू अलग, और इसको ले जाके इस तरह से अटैच कर देते थे काउंटर संक स्क्रूज से। ये स्क्रू पूरा अंदर की तरफ से कसा जाता है इसमें, और कसने के बाद स्क्रू का कोई भी पोर्शन आपको दिखता नहीं है क्लियरली, यानी एक तरह से डूब गया वो, इसलिए हम लोग उसका नाम काउंटर संक स्क्रू देते थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मशीन में क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग नहीं बना के एक साथ बनाते हैं। हम लोग इस तरह से इस पूरे मटेरियल को एक साथ बनाते हैं और लेमिनेशंस को यूज करके बनाते हैं। इसको सॉलिड नहीं रखते हैं, चाहते तो हम लोग सॉलिड बना सकते थे, लेकिन सॉलिड नहीं रखते हैं, इसका एक रीजन है, ठीक है। तो इस तरह का लेमिनेशंस यूज करेंगे, ठीक है। लेमिनेशंस का मतलब समझो, अब तक आपने स्कूल लाइफ में जो लेमिनेशन समझा होगा, वो लेमिनेशन क्या होता था, तो आपने देखा होगा किसी सर्टिफिकेट पे गए और प्लास्टिक की कोटिंग करा लिए, दैट इज लेमिनेशन। यही आपको मतलब अब तक समझ में आता होगा, ठीक है। तो अब तक आपने स्कूल लाइफ में या इवन इंटरमीडिएट के कॉलेज लाइफ में आपने जो देखा होगा लेमिनेशन का मतलब, जो आपने नॉर्मल लाइफ में अपने आसपास सुना होगा, समझा होगा, वो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट को ले जाते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं कि लेमिनेशन कर दो, वो क्या करता है, उस पर कोटिंग चढ़ा देता है, एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल की स्पेशल लेमिनेटर मशीन रहता है, उससे हीट करके वो प्लास्टिक के कोटिंग कर देता है उस पर, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के मटेरियल से कोटिंग कर देता है, और कोटिंग होने की वजह से आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोटेक्टेड हो गया, वाटर, मॉइस्चर और बाकी चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड हो गया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से और इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के हिसाब से लेमिनेशन का मतलब अलग है। यहाँ कोटिंग लेमिनेशन नहीं है, यहाँ किसी चीज़ को थिन शीट्स में काट देना लेमिनेशन है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में लेमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि उस पर किसी चीज़ की परत को चढ़ा दिए, वो हम लोग देखेंगे वो अलग होगा। वो इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होगी, वार्निश की कोटिंग होगी, उसको हम लोग कोटिंग से ट्रीट करेंगे, इंसुलेशन की कोटिंग से ट्रीट करेंगे। लेमिनेशंस का टेक्निकल मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से मतलब क्या है कि किसी चीज़ को थिन शीट्स में, पतले पतले शीट्स में काट देना, दैट इज लेमिनेशन। और उन लेमिनेशन पे फर्दर हम लोग इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे, वार्निश की कोटिंग करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि उसको हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से कोट कर दिया, कोटिंग कर दी उस पर, ठीक है। तो यहाँ लेमिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को थिन शीट्स में काट देना। अब सोचो तो क्यों नहीं हम लोग इस तरह का सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल लेमिनेटेड स्ट्रक्चर रख रहे हैं। यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही है, तो एक्चुअली में है क्या, इस तरह से एक हमने थिन शीट लिया और ऐसे ऐसे बहुत सारे थिन शीट्स को एक साथ हमने स्टैक कर दिया हाइड्रोलिक प्रेशर से, और बाद में उसको बोल्टिंग करके हाइड्रोलिक प्रेशर से हमने, या रिवेट हमने देके उसको हमने टाइटली ज्वाइन कर दिया, फिक्स कर दिया।
तो आपको आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हमने लेमिनेशंस क्यों यूज़ किया वहाँ पे, वाई नॉट सॉलिड कोर, ये पूरा मटेरियल सॉलिड कास्टिंग करके हमने क्यों नहीं निकाल लिया, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, इसको हमने कास्टिंग करके अलग क्यों नहीं निकाल लिया। ये आपके सीनियर्स को बोर्ड पे बनाया था मैंने चौक से, आपके सीनियर्स के समय कॉलेज में जब क्लासेस होते थे तो मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि हमने सॉलिड कोर क्यों नहीं यूज़ किया, वाई लेमिनेशंस। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बहुत सारे लॉसेस को लेके चलेंगे। मशीन के अंदर जो लॉसेस होते हैं उसमें मैग्नेटिक लॉसेस के अंदर दो तरह के लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। उनको भी हम लोग देखेंगे, आपके सिलेबस में वो भी है, उन लॉसेस को भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो अब दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग लेमिनेशन करते हैं एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अब एडी करंट क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, अनवांटेड करंट कहाँ हो जाता है, अच्छा अच्छा, और कहाँ कहाँ इंड्यूस होता है, अच्छा ये बताओ, ठीक है चलो इंड्यूस हो जाता है अनवांटेड करंट, ओके, मेन करंट को अपोज नहीं करता है, इंड्यूस होगा लेकिन मेन करंट को अपोज कर सकता है लेकिन करता नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। अच्छा चलो इंड्यूस, सबको पता चल रहा है कि इंड्यूस हुआ, वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा तभी। अब जरा बताइए तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा कोर के अंदर। आपको पता है कि जहां कहीं भी रोटरी मशीन के अंदर हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे। और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है क्या, वहां पे उससे ईएमएफ इंड्यूस कराने का मतलब कि वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए। यहाँ देखिए तो स्कोर के अंदर फ्लक्स लिंकेज का कोई वेरिएशन हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है। देखो ध्यान से समझो इन चीज़ों को, एडी करंट सब लोगों ने पढ़ लिया होगा लेकिन इसका मतलब समझो, एडी करंट आया कैसे एक्शन में, एडी करंट होता क्या है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है, रिलेटिव मोशन। अब बताओ तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है, आपका पोल कहाँ माउंट रहता है, रोटरी पार्ट पे कि स्टैटिक पार्ट पे। आपका ये जो पोल माउंट होगा ना स्टैटिक पार्ट पे ना, तो जाहिर है उस पोल कोर और पोल शू का तो कोई मोशन नहीं हो रहा है। उसको एनर्जाइज भी हम कर रहे हैं ना तो डीसी सर्किट में उसको डीसी सोर्स से हम एनर्जाइज कर रहे हैं। आगे चल के आपको बताएंगे सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड में भी कांस्टेंट डीसी सोर्स आ रहा है और सेल्फ एक्साइटेड है तो एक बार मशीन अपने रेटिंग पे आ गया, जनरेटेड वोल्टेज जनरेट करने लगा तो उसको उसके साथ जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसके मैग्नेटिक सर्किट में वो भी कांस्टेंट है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है। तो ना कोई फ्लक्स में बदलाव आ रहा है ना कहीं उसका मोशन है, तो कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हुआ, कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कैसे है एडी करंट। ठीक है, आप सबका कहना सही है कि एडी करंट फ्लो होने लगता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके वजह से, लेकिन कैसे इंड्यूस हुआ, आई एम आस्किंग दैट। जैसे ये जो है ना, ये तो आइसोमेट्रिकल व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको इधर से विजुअलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल नहीं दिखेगा ना। ये स्ट्रक्चर आपको अगर इधर से विजुअलाइज करें तो डेफिनेटली ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। इधर से विजुअलाइज करेंगे तो ठीक है। अब आ जाओ मशीन में वापस, मशीन का जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, ठीक है, ये जो है इधर से विजुअलाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा। ओके, एग्री हो, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग पोल को माउंट कहाँ कर रहे हैं, स्टैटर पे, यानी स्टैटिक पार्ट पे, डेफिनेटली कोई मोशन नहीं इन्वॉल्व है। मैग्नेटिक फील्ड इसने खुद बनाया, डीसी मशीन है, आगे चल के आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एनर्जाइज कर रहे हैं, किस सोर्स से, और कैसे उसको माउंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मशीन को क्लासिफाई करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में बाहर से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा के, डीसी सोर्स को लगा के कांस्टेंट वोल्टेज उसको प्रोवाइड करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज है तो करंट भी कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, यानी इसने खुद का जो फ्लक्स बनाया वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है।
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी पोलैरिटी भी कांस्टेंट है। अगर सेल्फ एक्साइटेड भी होता तो जैसे ही जनरेटर अपने रेटेड वोल्टेज पे आ जाता तो उसी जनरेटेड ईएमएफ का ही कुछ हिस्सा इसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके करंट का ही कुछ हिस्सा इसमें फ्लो हो रहा है और वो भी कांस्टेंट है। यानी इसने जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है और ना ही इसका मोशन हो रहा है। तो कहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इसमें हुआ? ओहमिक लॉस क्या है आपको पता है? किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर हीटिंग होगी। अरे वो अलग चीज है, वो बताएंगे, वो अलग चीज है। एडी करंट लॉसेस में यस आई स्क्वायर आर के कारण होता है, लेकिन वो अलग है। मैं पूछ रहा हूं यहाँ एडी करंट आया कैसे? जाहिर है करंट एडी करंट है। करंट कैसे आएगा? वोल्टेज के इंड्यूस होने से। वोल्टेज यहाँ इंड्यूस कैसे हो रहा है? आस्किंग दैट। चलो थोड़ा आसान कर देते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। आपके लिए इस क्वेश्चन को और उसके आंसर को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अभी हम लोग पोल कोर को छोड़ के हम लोग फोकस कर लेते हैं आर्मेचर कोर पे। आर्मेचर कोर पे जब एडी करंट की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है फिर हम लोग वापस आते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आओ, आर्मेचर कोर पे फोकस करो थोड़ी देर के लिए, तब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ओके, ये आर्मेचर कोर है जो मैंने चौक से बनवाया था बोर्ड पे और ये आपका आर्मेचर कोर का इमेज है। यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली एक सेंट्रल शाफ्ट होगा, इस होल से गुजरता हुआ एक शाफ्ट होगा और उसी शाफ्ट के एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा होगा। ये शाफ्ट इधर ऐसे निकला हुआ होगा। ओके, आर्मेचर कोर में हम लोग क्या करेंगे? तो इस स्लॉट्स में कंडक्टर को माउंट करेंगे। आगे चल के हम लोग डिटेल से देखेंगे। इन सारे स्लॉट्स में कंडक्टर को हम लोग माउंट करेंगे और डेफिनेटली सिंगल लेयर वाइंडिंग के बजाय हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग यूज़ करेंगे। सब हम लोग देखेंगे क्या पर्पज़ है उनका। आपको आगे ये भी बताएंगे कि डबल लेयर वाइंडिंग और ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में अंतर होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये घूमने लगेगा, ठीक है। जब इसका इधर से हम लोग व्यू करेंगे ना, इधर से विजुअलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा? और मशीन के अंदर होगा। यानी अगर आपका मशीन इस तरह से है, इसका योग इस तरह से है, तो इसके सेंटर में आर्मेचर कोर होगा। कैसे दिखेगा आपको? ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है एग्री? और ये आपके पोल कोर और पोल शू यहां पे प्लेस हैं। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से और करंट के फ्लो होने की वजह से अगर यहाँ से नॉर्थ बन रहा है और यहाँ पे साउथ बन रहा है, यानी ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ये शाफ्ट के साथ पूरा का पूरा आर्मेचर को रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। कंडक्टर के अंदर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि ये भी मेटल है, किसी भी मेटल को, किसी भी कंडक्टर को फ्लक्स के अंदर अगर हम घुमाएं, रोटेट कराएं, यानी कहीं से भी अगर वहां पे फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी इन कंडक्टर्स के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये भी कंडक्टर मटेरियल का ही बना हुआ है, तो कोर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस तो होगा इसके अंदर। और जो करंट, जो ईएमएफ इंड्यूस होके एडी करंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी खासियत होती है कि नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। एडी का मतलब क्या होता है? इधर उधर भटकने वाला करंट, वांडरिंग करंट। तो होगा क्या कि ये मटेरियल अगर ये सॉलिड रहता, अगर ये कोर हम लोग लेमिनेटेड नहीं यूज करते, तो होता क्या कि यहां भी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होता। अगर एक कंडक्टर पे फोकस करो, मान लो इस स्लॉट में जो कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नंबरिंग कर दीजिए इसको, नंबर 1 दे दीजिए इसको। ये 1 नंबर का जो कंडक्टर है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये मान लो अभी इस वक्त यहाँ है, इसमें निकालिए तो ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होगा? अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकाल लीजिए। इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? यस, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि जनरेटिंग एक्शन यहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, निकाल लीजिए। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। देखो यहाँ क्या है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लक्स नीचे, मोशन इस वक्त इधर हो रहा होगा, ये कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे जो पोर्शन है कोर का, इसी के बगल में जो टिथ है, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो
ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लॉट और इसको बोलते हैं टिथ। निकला हुआ पोर्शन जो है टिथ, और ये जो गड्ढा किया हुआ पोर्शन है जिसमें कंडक्टर को रख रहे हैं स्लॉट। तो इसी के बगल में जो टिथ है ना, उस टिथ के मटेरियल में कहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा? क्या डायरेक्शन होगा उसका? नहीं, सेम होगा ना, सेम मटेरियल है, ये मटेरियल भी इस वक्त इधर ही जा रहा है, तो यहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ वैसा ही होगा ना, ठीक है। उसका भी डायरेक्शन तो उधर ही है रोटेशन का, उससे फ्लक्स होकर वैसे ही गुजर रहा है। तो इस तरह इसके मटेरियल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर ये मटेरियल पूरा सॉलिड होता तो आपको जो फॉर्मूला बताए थे ना रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के हिसाब से जरा बताइए तो कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा इस कोर का? करंट का डायरेक्शन पे गौर करके बताओ, करंट का डायरेक्शन कैसे है? करंट का डायरेक्शन कंडक्टर में ऐसे है, आउटवर्ड। इस टिथ में भी आउटवर्ड है। कंडक्टर तो पतला है, क्रॉस सेक्शन कम है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया ये सर्कल है छोटा सा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये पूरा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पूरा है। क्या होगा इसका रेजिस्टेंस? अगर ये सॉलिड यूज करते कोर तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता? बहुत कम होगा ना, बहुत कम होगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। देखो यहां क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इस कोर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर छोटे से पोर्शन पे हम फोकस करें, ये पूरे कोर में हर मटेरियल हर जगह हो रहा है, लेकिन छोटे से पोर्शन पे अगर हम फोकस करें तो हम देखते हैं कि इसमें भी आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड, लेकिन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत लार्जर है, यानी रेजिस्टेंस बहुत लार्जर होने से रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। अब रेजिस्टेंस बहुत कम, इसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो नतीजा होगा कि इस कोर का जो मटेरियल है ना, उसको कितना भी हम होमोजेनस बनाने की कोशिश करें, हर जगह इसका रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। हर जगह कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा और थोड़ा थोड़ा इस पूरे मटेरियल में रेजिस्टेंस का अंतर होगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना इसके अंदर, ये क्या होगा? रेजिस्टेंस के अंतर की वजह से, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज उधर ही ट्रैवल करना चाहेगा जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उसके वजह से जहां जहां लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा, यानी करंट छोटे छोटे सर्कल्स में, छोटे छोटे कंप्लीट पाथ्स में फ्लो करने लगेगा। जहां तहां इस तरह बहुत सारा सर्कुलेटिंग करंट इसके बॉडी के अंदर फ्लो करने लगेगा और कहीं ना कहीं अपना पाथ कंप्लीट करेगा। और पाथ कंप्लीट कर रहा है, इसके अंदर के रेजिस्टेंस से होकर गुजर रहा है, भले ही रेजिस्टेंस कम है लेकिन इस तरह का करंट बहुत ज्यादा है, तो नतीजा होगा कि अल्टीमेटली I²R हीटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। एक किसी का कहना था ना कि उसमें ओहमिक हो रहा है, डेफिनेटली ओहमिक लॉस होगा, लेकिन कहाँ ओहमिक लॉस हो रहा है वो हमें ध्यान देना होगा। तो ये जो भटकता हुआ करंट है इस पूरे मटेरियल के अंदर, जो छोटे छोटे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस का वेरिएशन है, रेजिस्टेंस है तो बहुत कम और रेजिस्टेंस का वेरिएशन भी है इस पूरे सैंपल में। क्योंकि अगर हम इतना सॉलिड, मान लो अगर इतना बड़ा सॉलिड कॉपर उठाए ना, हम लोग कह देंगे कि इसका रेजिस्टेंस R है, लेकिन कितना भी हम फाइन कास्टिंग करने इस मटेरियल को, कितना भी अच्छे तरह से मैकेनिकली कास्ट करके बनाएं, कितना भी होमोजेनस इस मटेरियल को बनाना शुरू करें, ये मटेरियल परफेक्टली होमोजेनस नहीं होगा, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग में आइडियल कंडीशन हो ही नहीं सकता है, 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती है। तो नतीजा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस का वेरिएशन इस पूरे मटेरियल में है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, इसके वजह से करंट, क्योंकि चार्ज जहां भी लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ मिलेगा, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, उधर ही फ्लो कर जाएगा चार्ज। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ये जहां तहां फ्लो करने लगेगा और फ्लो करके अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। इस करंट के फ्लो करने के दौरान, जहां तहां फ्लो करने के दौरान जो हल्का सा रेजिस्टेंस मिला, उसके वजह से जो I²R हीटिंग हुई, ये सब मिलके एडी करंट बनेगा। गॉट दैट? और इसकी वजह से जो लॉस होगा वो एडी करंट लॉस होगा। अब देखो इसमें आपका पर्पस क्या है, आपको लॉस कहां दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है कि स्कोर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, और उसके वजह से जो करंट फ्लो हुआ, उसके वजह से लॉस हुआ। अब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन देखो कैसे था, यहां डायरेक्शन क्या मिला था? कंडक्टर की तरह ही ना, कंडक्टर में आउटवर्ड आ रहा था, तो इसके जस्ट बगल वाले टिथ में भी आउटवर्ड आ रहा था। यानी इस सिलिंड्रिकल ड्रम में कैसे आ रहा है? इस सिलिंड्रिकल ड्रम में ऐसे आ रहा है ना, शाफ्ट के पैरेलल, शाफ्ट के पैरेलल वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो करंट भी शाफ्ट के पैरेलल ही जाएगा। इस कोर में शाफ्ट के पैरेलल अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट भी ज्यादातर शाफ्ट के पैरेलल ही जाएगा। अब शाफ्ट के पैरेलल जाने का मतलब ये सर्कुलर एरिया के परपेंडिकुलर, ये सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर,
शाफ्ट के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखो आपको पता चल गया कि आपका लॉस क्या है। तो आपका लॉस है कि इस कोर के मटेरियल में ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से, क्रॉस सेक्शन एरिया के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से अलग अलग सर्कुलेटरी करंट इस पूरे मटेरियल में फ्लो हो रहे हैं। और खासकर उनका डोमिनेंट डायरेक्शन क्या है? तो डोमिनेंट डायरेक्शन इस तरह से है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि हम इधर परपेंडिकुलर जाने वाला रास्ता ही खत्म कर दें, तो हम लोग एडी करंट को मिनिमाइज कर देंगे। तो उस फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम लोग लेमिनेशंस को कट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि जिधर एडी करंट के फ्लो होने का हमने उम्मीद लगाया है उसके परपेंडिकुलर हम लोग लेमिनेशंस को कर रहे हैं। यानी अगर इस तरह से कोर है ना, करंट इधर से फ्लो हो रहा है क्योंकि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हमने काट दिया थिन शीट्स में और उसको हमने लेमिनेट कर दिया, लेमिनेशन से क्या हो गया? इंसुलेशन, उसको हमने इंसुलेशन की कोटिंग कर दी। तो इंसुलेशन की वजह से अब इधर जाने का रास्ता ही नहीं बचा। आ रहा है समझ में? करंट इस पूरे सॉलिड मटेरियल में, इस पूरे सॉलिड टिथ में करंट ऐसे ट्रैवल करता। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ भी ऐसे है, इस पूरे सॉलिड में ऐसे अगर ट्रैवल करता, ऐसे ट्रैवल करने के लिए अगर हमने काट दिया उसको थिन शीट्स में और उन पे इंसुलेशन की कोटिंग कर दी, तो अब रास्ता कहां बचा जाने के लिए? इतना दूर, अगर मान लो इतना दूर ट्रैवल करता, इतना दूर में हमने 1000 छोटे छोटे पीस में इसको काट दिया, तो इधर जाने के लिए तो ये पतला थिकनेस ही रिस्पॉन्सिबल है ना, 0.25 mm का थिकनेस या 1 mm का थिकनेस। तो इसमें जाने का जगह कहां बचा? इस ओर कर दिया हमने एडी करंट को मिनिमाइज लेमिनेशंस को यूज करके। और फर्दर समझो, अब हमने क्या किया? एक तो हमने रास्ता नहीं छोड़ा करंट को फ्लो होने के लिए क्योंकि सब लेयर इंसुलेटेड है। दूसरा क्या है यहाँ पे? तो इसके हिसाब से देखो हमने क्या किया, लेंथ कहाँ था इसके हिसाब से? जब ये एरिया की तरह एक्ट कर रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह, तो लेंथ कौन सा है? यहां से यहां तक ना लेंथ है। पतले पतले शीट्स में अगर हमने काट दिया तो लेंथ कितना हो गया? एक एक लेंथ कितना हो गया पतले पतले शीट्स में? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो गया। नेग्लिजिबल यानी लेंथ को हमने बहुत कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया तो I2R हीटिंग में रेजिस्टेंस ही नेग्लिजिबल है, करंट के फ्लो होने का रास्ता ही नहीं बच रहा है, तो एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो गया। और आसानी से समझिए, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। सपोज दैट इस तरह का कोर हमने यूज़ किया है और ये जो पेजेस है ना, यही आपके लेमिनेशंस हैं। ये सारे लेमिनेशंस को हमने इंसुलेट करके रखा है। सपोज दैट ये सॉलिड होता, ये अगर सॉलिड होता और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, जिस तरह हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा होता है इस थिकनेस में, इस पूरे थिकनेस में, इस थिकनेस को हमने इस तरह से पतले पतले पेज की तरह लेमिनेशंस में हमने काट दिया और हर एक पेज एक दूसरे से इंसुलेटेड है, तो इधर जाने का रास्ता बचा कहाँ? एक थिकनेस को ट्रैवल करेगा तब तक एक इंसुलेशन, एक थिकनेस को ट्रैवल करेगा तब तक एक इंसुलेशन, तो करंट के जाने का रास्ता बचा कहाँ? अगर ये सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड होता, करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे इस थिकनेस में, ठीक है, इसे हमें हटाना है, इसे हमें हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? थिन शीट्स में लेमिनेट कर देंगे इस तरह पतले पतले पेज की तरह, और हर एक पेज एक दूसरे से इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है, तो करंट के ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ करंट कैसे ट्रैवल करेगा? एक थिकनेस तक करंट ट्रैवल किया, फिर इंसुलेशन, एक थिकनेस तक ट्रैवल किया, एक इंसुलेशन, तो कंटिन्यूअस क्या करंट ट्रैवल कर पाएगा इस ओर? तो हमने एडी करंट को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। एक तो हमने करंट को नहीं फ्लो होने दिया क्योंकि वो जो हीटिंग हो रही है ना, वो I2R हीटिंग हो रही है। हमने आई की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया, हमने आई का ट्रैवल होने का रास्ता ही नहीं छोड़ा, और हमने लेंथ को मिनिमाइज करके, क्योंकि लेंथ अब इधर से ट्रीट हो रहा है, ये पतला हो गया 1 mm या 0.25 mm, हमने लेंथ को इतना कम कर दिया कि आर भी कम हो गया, तो नतीजा हो गया कि ये एडी करंट को हमने मिनिमाइज कर दिया। लेकिन यहाँ एडी करंट आ कैसे रहा था? तो इसके मोशन की वजह से, इस कोर के मोशन की वजह से, इस पोल कोर के द्वारा बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हमने मूव कराया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हुआ, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो एडी करंट फ्लो हुआ।
अब देखो मेरा सवाल क्या है, वापस आ जाते हैं यहाँ, कोर में कहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि एडी करंट आएगा? कोर तो मूव ही नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसने खुद का प्रोड्यूस किया है, तो इसके खुद के प्रोड्यूस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है? तो कहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होगा? और ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो एडी करंट होगा कहाँ से? वहाँ से। तो फिर लेमिनेट क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए कोर को हमने लेमिनेट किया है? जिस तरह आर्मेचर कोर को लेमिनेट किए हैं उस तरह पोल कोर को भी हमने लेमिनेट किया है। किसके इंडक्टेंस की वजह से? किसके इंडक्टेंस की वजह से? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इंडक्टेंस का मतलब तो समझो, कुछ भी बोलने से पहले समझ तो लिया करो मतलब। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स का वेरिएशन होना चाहिए, ये भी आपको आज तक नहीं समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी फ्लक्स का वेरिएशन चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, कोई मूविंग पार्ट नहीं इन्वॉल्व है। ट्रांसफार्मर में एक कॉइल प्राइमरी, दूसरा कॉइल सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे अगर वेरिंग फ्लक्स देते हैं ना, जैसे देखो यहाँ अगर कांस्टेंट सोर्स लगा देते, अगर यहाँ कांस्टेंट यानी डीसी सोर्स लगा देते तो भी फ्लक्स बनता और फ्लक्स जाके दूसरे कॉइल से लिंक कर जाता, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी है तो करंट भी कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। करंट अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। फ्लक्स बना, इस कॉइल से भी लिंक किया, इस कॉइल से भी लिंक किया, लेकिन फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ना यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा ना यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो ना सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। कब होगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस? जब इसमें वेरिएशन होगा। जब इसको टाइम वेरिंग सोर्स के साथ लगाएंगे तो फ्लक्स बनेगा भी, फ्लक्स वेरी भी करेगा, और फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस से यहाँ होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस से यहाँ होगा। लेकिन कब? जब वेरिएशन हो। यहाँ तो कांस्टेंट फ्लक्स है, डीसी सोर्स से हमने कनेक्ट किया है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और पहला लाइन मैंने आपको लिखाया था कि सर ओवरस्टेट ने सबसे पहले विजुअलाइज किया तो उन्होंने देखा कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज इमीडिएटली ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन द स्पेस सराउंडिंग दैट कंडक्टर। यानी सर ओवरस्टेट ने सबसे पहले विजुअलाइज किया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो उसके स्पेस में, उसके सराउंडिंग स्पेस में अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यही उसका सॉल्यूशन है। इसीलिए स्टार्टिंग से बेसिक्स मैंने पढ़ाया था। होगा क्या ना कि इसने फ्लक्स बनाया, डीसी सोर्स यहाँ है इसलिए कांस्टेंट फ्लक्स बना, फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसका इसके हिसाब से कोई मोशन भी नहीं है, तो इस फ्लक्स की वजह से इसमें कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस से भी कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, एडी करंट भी नहीं फ्लो करेगा। लेकिन हाँ, इसके वजह से, इसके वेरिएशन होने की वजह से, यानी कोर के, आर्मेचर कोर के रोटेट करने की वजह से आर्मेचर कंडक्टर और आर्मेचर कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सर्किट कंप्लीट है तो आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, और आर्मेचर कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा ना तो आर्मेचर कंडक्टर का अपना फ्लक्स बन जाएगा, और वो फ्लक्स इससे जाके लिंक करेगा। आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा बनाया हुआ फ्लक्स इससे जाके लिंक करेगा, और तब वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। और तब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहां भी अगर सॉलिड कोर हम लोग लेके चलते, तो जैसे इसके सॉलिड कोर में हो रहा था वांडरिंग करंट, इधर उधर भटकने वाला करंट, एडी करंट, यहाँ भी एडी करंट फ्लो करता। तो ध्यान देना कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड से नहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इस कोर को हमने रोटेट कराया। यहाँ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हर एक कंडक्टर में यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और सर्किट कंप्लीट होने से हर एक कंडक्टर में यहाँ जा रहा है, तो आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। और यही चल के आपको आगे पढ़ाएंगे जो एमएमएफ का होता है रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन जो हम लोग बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर कंडक्टर के प्रोड्यूस किए फ्लक्स का प्रभाव मेन फील्ड फ्लक्स में जो पड़ता है उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के बहुत अच्छे लेक्चर्स मेरे डीसी मशीन्स के लेक्चर यूट्यूब पे मेरे अपलोड हैं, उनको देख के चाहो तो अभी से भी समझ सकती हो आप लोग। समझ में आ रहा है? तो आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स बना उसका प्रभाव मेन फील्ड फ्लक्स पे
जो बनता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुए ईएमएफ की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, इसका प्रभाव बना इसके अंदर, और इसके रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहाँ एडी करंट होगा। उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ हमने लेमिनेशंस को लिया। अब देखो तो यहाँ कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, किस डायरेक्शन में, पोल कोर के अंदर किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैन यू कैलकुलेट बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन। चलो साफ बना देते हैं, वही सेम चीज और इसके अंदर बना हुआ आर्मेचर कोर और उसके अंदर के कंडक्टर्स, ठीक है। हमेशा पहले की तरह ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। पोल कोर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन, चलो आसान कर देते हैं। आर्मेचर कंडक्टर्स के वजह से अगर मान लो फ्लक्स ऐसे बन रहा हो, आर्मेचर कंडक्टर्स के वजह से अगर फ्लक्स ऐसे बन रहा हो, तो यहाँ इस कोर के मटेरियल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कोई निकाल सकता है यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर हम लोग जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए होता है। यानी जिस कंडक्टर में हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो भले ही मोशन में नहीं रहे लेकिन उसका रिलेटिव मोशन हमें निकालना होता है। तो यहाँ देखो ये कोर का मटेरियल, पोल कोर का मटेरियल भले ही स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमें इसके मूवमेंट को लेना होगा, यानी इसके रिलेटिव मोशन को लेना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में इसका मोशन, तो ये कोर का मोशन, आर्मेचर कोर का मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके रेस्पेक्ट में इस मटेरियल का मोशन किधर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से। आर्मेचर कोर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उस आर्मेचर कोर के मटेरियल के रेस्पेक्ट में इस स्थिर स्टैटिक पोल कोर का मोशन किधर होगा, मोशन में नहीं है वो, लेकिन रिलेटिव मोशन हम लोग निकालेंगे ना, किधर होगा, यस, ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज मोशन इसका होगा। अब इस मोशन के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए फैराडेज लॉज ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस स्टैटिक कोर पे। तो क्या होगा, फ्लक्स इधर, ये इधर, कहाँ मिला आपको, आउटवर्ड। तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और कैसे हो रहा है, तो आउटवर्ड हो रहा है। आउटवर्ड होने का मतलब कोर में किधर, तो वहाँ जो पोल कोर है कैसा है, वहाँ पोल कोर ऐसे रखा हुआ है ना, वहाँ पोल कोर ऐसे रखा हुआ है, मीन्स ये मशीन था, इसके अंदर आर्मेचर कोर रोटेट कर रहा था, तो इसके अंदर आउटवर्ड का क्या मतलब है, ऐसे ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे है, यानी इस मटेरियल में ट्रैवल कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन के तरफ ही एडी करंट जहां तहां फ्लो करेगा, क्योंकि अगर ये मटेरियल सॉलिड है तो जहां तहां एडी करंट फ्लो करेगा इस मटेरियल में, और इसके वजह से जहां जहां रेजिस्टेंस है I2R हीटिंग हो रही है और आपका एडी करंट लॉस हो रहा है। इसके मेन ट्रैवल करने का जो रास्ता है, डायरेक्शन है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अलॉन्ग है। अगर हम इस तरफ ट्रैवल करने का जगह ही नहीं छोड़ें, यानी पतले पतले लेमिनेशंस में काट दें, तो करंट के फ्लो करने के लिए जगह ही नहीं बचा, हमने मिनिमाइज कर दिया एडी करंट को। दूसरा हमने क्या किया, तो हमने R = रो L/A में लेंथ को छोड़ा ही नहीं, लेंथ इधर था, यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ था, ये लेंथ को हमने कम कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैसे ट्रीट हो रहा था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह ट्रीट हो रहा था, इसको बढ़ाने से क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया था। तो लेंथ ये है, लेंथ को हमने इतना पतला कर दिया, इतना मिनिमाइज कर दिया कि रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो गया। तो अल्टीमेटली एडी करंट, भटकने वाले करंट की वजह से जो I2R हीटिंग होती थी, इसमें I के ट्रैवल करने का रास्ता भी हमने नहीं छोड़ा और रेजिस्टेंस को भी हमने कम कर दिया। I के ट्रैवल करने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, रेजिस्टेंस को भी कम कर दिया, तो डेफिनेटली हीटिंग मिनिमाइज हो गई, एडी करंट की वजह से होने वाले लॉस को हमने मिनिमाइज कर दिया। गॉट दैट? इसलिए हम लोग लेमिनेशंस यूज करते हैं कोर में भी, यानी पोल कोर में भी और आर्मेचर कोर में भी। आया समझ में? आगे चल के हम लोग देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के कोर में भी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि जिधर एडी करंट के फ्लो होने का इंटेंशन रहता है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि एडी करंट का फ्लो किधर होगा, तो उस एडी करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर हम लोग लेमिनेशन के शीट्स को काटते हैं। यहाँ एडी करंट का फ्लो इधर था तो उसके परपेंडिकुलर हमने लेमिनेशन को काटा। कोर में कैसे था, तो कोर में एडी करंट का जो फ्लो था, कोर में एडी करंट का फ्लो ऐसे है, तो यहाँ भी इसके परपेंडिकुलर हमने शीट्स को काटा है। गॉट दैट? ठीक है, आगे लिख लीजिए उसमें पोल कोर और पोल शू में आगे लिख लीजिए, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पोल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद कोलन देकर डैश दे दीजिए।
दो तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोर और शू को अलग अलग रखेंगे, कोर को सॉलिड रख सकते हैं, शू को लेमिनेटेड रख सकते हैं, उसी के बारे में है। तो ए और बी करके पॉइंट्स लिख लीजिए, कौन सा दो टाइप है, या 1 और 2 करके पॉइंट्स लिख लो। पहले पॉइंट में लिख लीजिए द पोल कोर इटसेल्फ में बी सॉलिड। यहाँ हम लोग चाहें तो पोल कोर को सॉलिड ले सकते हैं, जैसा पहले लिया करते थे मशीन्स में। द पोल कोर इटसेल्फ में बी अ सॉलिड पीस मेड अप ऑफ आइदर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। कॉमा देके लिख लीजिए बट द पोल शू इज लेमिनेटेड एंड इज फास्टेंड। कैसे फास्टेन करते हैं पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसको सॉलिड ले लिए और इसको लेमिनेटेड ले लिए, और कैसे दोनों को एक दूसरे से जोड़े, कैसे अटैच किए दोनों को एक दूसरे से, बाय यूजिंग काउंटर संक स्क्रूज। काउंटर शंक यानी जो पूरी तरह अंदर डूब जाए, काउंटर संक स्क्रूज, इसी को लिख लीजिए। एंड इज फास्टेंड बाय मीन्स ऑफ काउंटर संक स्क्रूज। ये एक कंस्ट्रक्शन हो गया जो खासकर हम लोग पहले यूज़ किया करते थे। यहाँ कोर को हम लोग सॉलिड ले लेते हैं, चाहे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का, इसको लेमिनेटेड रखते हैं शू को, और इस शू को इसके साथ फास्टेन करते हैं, अटैच करते हैं इधर से काउंटर संक स्क्रूज को यहाँ से कस के, काउंटर संक स्क्रूज को इधर अंदर की तरफ से कस के, जो पूरी तरह उसके अंदर चला जाए। ठीक है, अब दूसरा टाइप लिख लीजिए दूसरे पॉइंट में, सेकंड नंबर पॉइंट, या अगर ए बी लिख रही हो तो बी नंबर पॉइंट्स लिख लीजिए इसमें। इन मॉडर्न डिज़ाइन द कंप्लीट पोल कोर्स एंड पोल शू। मॉडर्न डिज़ाइन में इस तरह का कंप्लीट एक लेमिनेशन लेते हैं, ठीक है, इस तरह का पतला पतला 0.25 mm, 1 mm से 0.25 mm तक के थिकनेस का हम लोग लेते हैं, और उसको फिर स्टैक टुगेदर हाइड्रोलिक प्रेशर से स्टैक कर देते हैं, और फिर रिवेटिंग करके या बोल्टिंग करके एक साथ हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इन मॉडर्न डिज़ाइन द कंप्लीट पोल कोर एंड पोल शू आर built up of thin laminations of annealed steel। एनिलिंग भी एक प्रोसेस है जिससे उस मटेरियल के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं और परमेबिलिटी को भी हम इंक्रीज करते हैं। एनिल्ड स्टील, थिन लेमिनेशंस ऑफ एनिल्ड स्टील्स विच आर रिवेटेड टुगेदर। रिवेट से बना है रिवेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेट? कभी आपने सुना है ये वर्ड रिवेट? देखो, जो घर पे जो बक्सा वगैरह बनाने वाला आता है ना, बक्सा का कब्जा लगाइए, मरम्मत कराइए, जो चिल्लाता है, वो जो ठोकता है ना उसको बोलता है रिपीट। साइकिल वगैरह बनाने समय भी बोलचाल की भाषा में लोग रिपीट बोल देते हैं कि रिपीट मार दिए इस पे। जो चिल्लाता है ना, बक्सा बनाइए, कब्जा लगाइए, बक्सा मरम्मत, वो जो चिल्लाता है, वो जो यहाँ लगाता है ना, यहाँ पे होल्ड करने वाला, जो जाके फंस जाता है बॉक्स में, जहाँ पे हम लोग ताला लगाते हैं कुंडी में, इसको जो कसता है, तो वहाँ हम लोग बोल्ट और स्क्रू नहीं देते हैं कि कोई स्क्रू अगर खोल लेगा तो बक्सा को बिना ताला के खोल लेगा। इसलिए स्क्रू के बजाय हम लोग क्या देते हैं? रिवेट। उसको लोकल बोलचाल की भाषा में, जो लोग नॉलेज वाले नहीं हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग रिपीट बोलते हैं कि रिपीट मार दिए। ये तो सुना होगा सब लोगों ने। क्योंकि होता क्या है कि स्क्रू के अंदर क्या है, अगर स्क्रू हम लोग दे रहे हैं तो स्क्रू के अंदर इस तरह से ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव को स्क्रू ड्राइवर लगा के कोई खोल लेगा। अगर बक्से का कब्जा ऐसा है जिसमें हमने ताला लगाया और कोई स्क्रू ड्राइवर से खोल ले, तो बिना ताला के खोल लिया उसने, तो कोई ये चीज़ कर ना पाए, स्क्रू ड्राइवर लगा के खोल ना पाए, इसलिए हमें बिना ग्रूविंग वाला चीज़ देना होगा। तो बिना ग्रूविंग वाला चीज़ कैसे कसेंगे? तो इसका एक साइड का जो हेड है वो भी बिल्कुल स्मूथ है, और इस तरह का मटेरियल हमने ड्रिल करके एक छेद में डाल दिया, और बाद में जब हमने डाल दिया, जैसे मान लो ये थिकनेस है, ये थिकनेस में अगर हमें इस तरह से रिवेटिंग करनी है, तो हमने ऐसा मटेरियल लिया, इसमें होल कर दिया हमने, और होल के अलॉन्ग इस मटेरियल को डाल दिया। ये पूरा स्मूथ स्फेरिकल शेप है, कहीं भी इसमें ग्रूव नहीं बना हुआ है स्क्रू ड्राइवर लगाने का। और दूसरे साइड में जब हमने हैमरिंग किया ना, तो इधर का एंड भी फैल गया हैमरिंग करने की वजह से। अब ना इधर खांचा बना हुआ है ग्रूव स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए, ना इधर ग्रूव है स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए। हमने इसको डाल के इधर से हैमरिंग कर दिया। हैमरिंग करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और इंटरलॉकिंग हो गई। दिस इज रिवेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवेटिंग अंडर प्रेशर। रिवेटिंग को हमेशा प्रेशर में करते हैं, और मशीन में जो रिवेटिंग करेंगे उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से करेंगे।
हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का फ़ायदा उठा के करेंगे, उससे क्या होगा कि हम अपने फोर्स को भले ही कम लगाएं, लेकिन हाइड्रोलिक के एक्शन की वजह से, बर्नौलीज प्रिंसिपल के वजह से वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा के घटा के हम लोग उसका फ़ायदा उठा के, उसके वॉल्यूम का फ़ायदा उठा के, डेंसिटी कांस्टेंट रहने का फ़ायदा उठा के, बर्नौलीज प्रिंसिपल का फ़ायदा उठा के हाइड्रोलिक प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑफ एनील्ड स्टील विच आर रिवेटेड टुगेदर अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, आगे लिख लीजिए, थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस वेरीज फ्रॉम 1 mm to 1 mm to 0.25 mm। ठीक है, चलो फिनिश करते हैं इतना। ओके, थैंक यू।